हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा जैसा कि हमने अपनी 9th क्लास की साइंस का 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ा है, पादप उत्तक के बारे में पढ़ लिया और जंतु उत्तक का हमने एक प्रकार पढ़ लिया जिसका नाम क्या था, एपिथीलियम उत्तक। अगर आप किसी ने वो अभी तक नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो पहले आप उसको देखिए जाकर, ठीक है, फिर इसको देखना। ओके, तो चलिए बेटा हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका क्या नाम है, संयोजी उत्तक। तो बेटा ये क्या है, जंतु उत्तक का दूसरा प्रकार है संयोजी उत्तक। संयोजी से ही पता चल रहा है बेटा नाम से कि संयोजी का मतलब किसी दो चीज़ों को जोड़ना या मतलब किसी चीज़ का जोड़ करना, ठीक है। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। पेशी उत्तक भी एक प्रकार का उत्तक था, वो किसका था, पेशीय उत्तक का प्रकार था। संयोजी उत्तक का प्रकार कौन पढ़ा था, हमने रक्त पढ़ा था, ठीक है। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, ठीक है। इसे संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं। अब बेटा इसको संयोजी उत्तक क्यों बोला जाता है, जो रक्त है संयोजी उत्तक बोल दिया हमने, अब बोल रहा है कि संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं इसको। इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के उत्तक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी उत्तक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं। तो जो संयोजी उत्तक होता है उनकी जो कोशिकाएं होती है बेटा वो आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं। तो बेटा ये आधात्री क्या होता है, अब अंतर कोशिकीय तो मतलब क्या है, जो कोशिका का आंतरिक भाग होता है वो क्या होता है, धसी होती है, किसमें, आधात्री में, ठीक है। तो आधात्री क्या होती है बेटा, जैसे तुम्हें पता है ये मान लो ये वाटरमेलन है, ठीक है, एक मिनट, मान लो ये वाटरमेलन है, ठीक है, खरबूजा या तरबूज या कुछ भी ले लो, पपीता, हमने इसको काट लिया तो हमें ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। और इसमें यहाँ पर देखो बीज दिखते हैं ना, मैं बीच बीच में उस रेड कलर के पार्ट में। तो जो बेटा वो रेड कलर का जो पार्ट होता है वो क्या है, एक तरह से तुम इसको ये सोच लो कि वो आधात्री जेली है जिसके अंदर ये धसे हुआ है। तो ऐसे ही बेटा इस जेली के पार्ट में कौन धसा हुआ होता है, ये उत्तक धसे हुए होते हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। तो चित्र 6.10 में तुम्हें 6.10 में दिखाया गया है। यह आधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकता है। और ये आधात्री जेली की तरह क्या हो सकता है बेटा, तरल, सघन और कठोर हो सकता है, ठीक है। 6.10 में तुम्हें ये दिखाया हुआ है। देखो इस तरीके से उत्तक जो है धसे होते हैं बेटा। ये बीच बीच में तुम्हें एक जेली जो ये तुम्हें येलो कलर की दिख रही है ना चारों तरफ, ये सब क्या है, आधात्री जेली, जिसमें ये सब क्या है, उत्तक धसे हुए हैं, ठीक है, इनके अंतरकोशिकीय भाग। तो यह आधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। और जो आधात्री की प्रकृति होती है, जो जेली जैसा आकार होता है, उसकी प्रकृति संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि सभी उत्तकों के अंदर जो सभी उत्तक धसे होते हैं वो एक जैसी ही जेली के अंदर धसे होंगे, वो उनके कार्य पर डिपेंड करेगी, ठीक है, कि किसका कार्य किस तरीके का है। किसी का लचीलेपन का है तो उसकी आधात्री, उसकी जेली किस तरीके की होगी, ठीक है। तो अब रक्त की एक बूंद स्लाइड पर ले, ठीक है, और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखें। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा बोलते हो। जब बेटा रक्त देखते हो आप, रक्त भी कैसा होता है, एक द्रव जो मतलब थोड़ा सा सख्त, मतलब बिल्कुल पानी जैसा पतला नहीं होता, वो थोड़ा क्या होता है, गाढ़ा होता है, जिसको गाढ़ा, एक तरह से गाढ़ा बोल सकते हो आप जेली को, ठीक है, आधात्री को। तो उसके अंदर क्या होती है, तुम्हारी तीन तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं और प्लेटलेट्स पाई जाती है, ठीक है, निलंबित होती हैं, यानी कि लटकी हुई होती है उसमें। तो प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक, हार्मोन भी होते हैं। और प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन भी होते हैं, नमक भी होते हैं, हार्मोन भी होते हैं। रक्त क्या करता है, गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है, यानी कि पहुंचाता है। तो रक्त का कार्य क्या होता है, जो भी भोजन हमने खाया है या पचा हुआ भोजन है या अवशिष्ट पदार्थ है या फिर हार्मोन्स हैं, ठीक है, या फिर हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते, तो इन सब का क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर
संवहन करता है यानी कि पहुंचाता है। तो अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। तो अभी तक आपने किसके बारे में पढ़ा, रक्त के। ये संयोजी ऊतक का एक प्रकार था, ठीक है। अब दूसरा प्रकार कौन सा है, ये तो पहला था। संयोजी ऊतक का दूसरा उदाहरण है, यह पंजर का निर्माण करता है। अस्थि माने क्या होता है बेटा, हड्डी, ठीक है। ये किसका निर्माण करती है, कंकाल का निर्माण करती है, हमारे शरीर के क्या कंकाल का निर्माण करती है, ठीक है, और शरीर को आकार प्रदान करती है। तो बेटा ये तुम्हें अलग अलग तरीके के संयोजी ऊतक दिखाए गए हैं जिनके बारे में तुम पढ़ रहे, ठीक है। कौन कौन से हैं देखो, यहाँ से देख लो। संयोजी ऊतकों के प्रकार सब, एरियोलर ऊतक, वसामय ऊतक, सन्निहित ऊतक, कचाभ स्नायु ऊतक और विभिन्न रक्त कोशिकाएं। इसके बारे में तुमने पढ़ लिया, ठीक है। अब तुम किसके बारे में पढ़ रहे हो, अस्थि के बारे में। तो बेटा अस्थि क्या है, यह मांसपेशियों को सहारा देती है। और जो अस्थियां होती हैं ये क्या करती हैं बेटा, मांसपेशियों को सहारा देने का कार्य करती हैं, ठीक है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। और जो बेटा ये अस्थियों का ऊतक जो बना होता है, अस्थि ऊतक होता है, ये क्या होता है, कठोर होता है। तुमने देखा होगा हड्डियाँ क्या होती हैं, टूटती नहीं है, मतलब टूटती मतलब कि ऐसे मुड़ती नहीं है, टूटती हैं वो, मुड़ती नहीं है। जैसे हम मांसपेशियों को खींच सकते हैं और मोड़ सकते हैं, ऐसे हमारी हड्डियों को हम मोड़ नहीं सकते। अगर हम मोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ठीक है। जैसे तुम्हारा फ्रैक्चर आ जाता है। तो अस्थि कोशिकाएं कठोर होती हैं और कठोर आधात्री में धसी होती हैं, ठीक है। तो अस्थियां क्या होती हैं, कठोर आधात्री में धसी होती हैं, यानी कि सख्त होगी उनकी आधात्री, ऐसी नहीं होगी जैसे रक्त की थी, ठीक है, पतली पतली सी। और वो किसकी बनी होती है, वो अस्थियों की जो आधात्री होती है, जेली, वो होती है कैल्शियम की और फॉस्फोरस की, ठीक है। तो दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु या अस्थि बंधान तंतु कहते हैं। देखो इससे तुम याद कर सकते हो, वरना दो ऐसे ऊतक आएंगे बेटा जो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। मैं अच्छे से समझाती हूँ तुम्हें। देखो दो अस्थियाँ, ठीक है, दो अस्थियाँ, उन दोनों को एक दूसरे को आपस में जोड़ने का कार्य जो करता है वो एक और संयोजी ऊतक होता है जिसका क्या नाम होता है, स्नायु, ठीक है। तुमने पहले कौन सा पढ़ा, अस्थि ऊतक पढ़ा, रक्त ऊतक पढ़ा। अब एक तीसरा ऊतक कौन सा है, स्नायु ऊतक, जिसका दूसरा नाम क्या है, अस्थि बंधान तंतु। इसके नाम से पता चल रहा है, यानी कि ये दो अस्थियों को बांधने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो स्नायु क्या करता है, एक हड्डी को, ठीक है, दूसरी हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ इसको क्या बोल देंगे, जो ये बीच में है ये वाला, इसको हम बोल देंगे स्नायु, ठीक है। अब बेटा यह ऊतक बड़ा लचीला और मजबूत होता है। और ये क्या होता है, लचीला, क्योंकि दो हड्डियों, देखो जोड़ पर देखोगे तुम तो तुम्हारी हड्डियाँ क्या करती हैं, मुड़ जाती है ना। हाथ में दो हड्डियाँ होती है, तुम उसको ऊपर नीचे ऐसे हाथ को कर सकते हो, तो क्यों, उनके बीच में कौन सा जोड़ था जो अभी मैंने तुम्हें बताया, अस्थि बंधान तंतु। और ये कैसा होता है, लचीला भी होता है और मजबूत भी होता है, ठीक है। स्नायु में बहुत कम आधात्री होती है, और इस स्नायु के अंदर बहुत कम आधात्री होगी, कम होगी तभी तो ये अच्छे से लचीला है। अगर ज़्यादा आधात्री होगी यानी कि ज़्यादा कठोर होगा, ज़्यादा भरा हुआ होगा, तो क्या होएगा, जैसे तुम एक पॉलीथीन में मिट्टी भर दो और उसको थोड़ी खाली छोड़ दो तो तुम हिला सकते हो, लेकिन अगर तुम उसको पूरी भर दोगे मिट्टी से तो क्या तुम उसको हिला सकते हो, नहीं ना। तो इसी तरीके से इसमें बहुत कम आधात्री होती है जिसकी वजह से ये लचीला और हिल सकता है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक क्या कहलाता है, कंडरा। अब देखो फोर्थ आ गया, फोर्थ ऊतक कौन सा है, कंडरा, टंडन। इसके बारे में तुम्हें बेटा डिटेल में बताऊंगी, पहले समझ लो। तो जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, और ये क्या करता है बेटा, अस्थियों को किससे जोड़ता है, मांसपेशियों से। यही कन्फ्यूजन होती है, ये अस्थियों को जोड़ता है दो, और ये अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। इसको कंडरा बोलते हैं, इसको स्नायु बोलते हैं। कंडरा मजबूत होता है तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक का होता है। और ये क्या होता है बेटा, कम लचीला होता है, ठीक है। तो क्योंकि मांसपेशियाँ मुड़ती थोड़ी हैं, जोड़ से हम मोड़ते हैं अपने शरीर को, हड्डियाँ को जहाँ जोड़ होता है वहाँ से मोड़ते हैं। मांसपेशियाँ क्या होती है, खींचती है, तो ये थोड़ी क्या होती है, कम लचीली होती हैं, ठीक है। इसको बेटा हम एक और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं डायग्राम से। तो चलिए देखते हैं।
तो बेटा देखिए ये रहा, इसमें तुम्हें क्या बताया गया, ये तीनों चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी? लीगामेंट। लीगामेंट क्या होता है बेटा? जो तुमने अभी पढ़ा ना, स्नायु, ठीक है। और जो क्या नाम है ये टंडन, ये तुमने अभी पढ़ा, जिसको क्या बोल रहे थे तुम? कंडरा, ठीक है। तो इसको तुम बेटा अब समझो। देखो लीगामेंट था, स्नायु था, हमने अभी क्या पढ़ा था? दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो एक अस्थि ये रही, दूसरी अस्थि ये रही, इन दोनों को जोड़ रहा है कौन? ये ब्लू कलर वाला, दोनों साइड देखो ये रहा। तो इसको क्या बोल देंगे? स्नायु, जो दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब जो बेटा टंडन था, ये क्या करता था? ये कंडरा, ये क्या करता था? मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता था। तो देखो ये रही हमारी मांसपेशी रेड कलर की, और ये येलो कलर की हमारी क्या है? अस्थि। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो ये बीच में लगा हुआ है बेटा, ये क्या है? टंडन, ठीक है। जो टंडन है इसको क्या बोलते हैं? कंडरा हिंदी में। तो कंडरा, ये तो कंडरा का कार्य होता है मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का, ठीक है। टंडन का कार्य क्या होता है? मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का। और लिगामेंट का क्या कार्य होता है? दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का। और बेटा ये बीच में जो कार्टिलेज लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इनमें उपास्थि। उपास्थि कहाँ पर प्रेजेंट होती है? देख लो, आगे आएगा जब इसको समझ लेना अच्छे से। तो ये जो बीच में ये ब्लू कलर का ये दिख रहा है, ये क्या है? देखो अभी अच्छे से समझाती हूँ। जो ये दिख रहा है ना, ये देखो ये दिखाया हुआ, ये जो ब्लू ये वाला, और ये येलो के नीचे है जो, ये क्या है? कार्टिलेज, यानी कि उपास्थि। ये कहाँ पर पाया जाता है और क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बस तुम इसको अब देख लो, ठीक है। तो बेटा जो उपास्थि तुमने देखी थी अभी, वो कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है, देखो ये कान के ऊपरी सिरे पर उपास्थि अस्थि पाई जाती है, ठीक है। और बेटा जो तुमने ये अस्थि और मांसपेशियों का जोड़ देखा था, तो तुमने ये चीज़ देखी थी तुमने, यहाँ पे वो सारे होते हैं, जो स्नायु होता है और जो कंडरा होता है, ठीक है, और जो कार्टिलेज, वो यहाँ पर विद्यमान होते हैं, यहाँ पर ये हमारी रेड क्या है? मांसपेशी, ठीक है। और इसको जो देखो अब ये पर्पल कलर में जोड़ रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? कंडरा। ये क्या कर रहा है? मांसपेशी को किससे जोड़ रहा है? हड्डियों से जोड़ रहा है मांसपेशियों को, ठीक है। और जो बेटा तुम्हारा क्या नाम है, क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, इसके बीच में जो जोड़ होएगा वो क्या कहलाएगा? स्नायु। क्या कहलाएगा? स्नायु, ठीक है। और इसी के बीच में बेटा क्या अभी तुम्हें दिखाया था मैंने, इन हड्डियों के बीच में यहाँ पर एक वो होता है चिकनापन से कि एक उपास्थि का रेशा होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम बेटा? उपास्थि। वो हड्डी जितना कठोर भी नहीं होता और मांसपेशियों जितना लचीला भी नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपास्थि। वो कहाँ पाया जाता है? इनके बीच में एक कुशन का कार्य करता है, यानी कि एक तकिए जैसे तकिया होता है ना बेटा, जैसे तुम सिर के सहारे दीवार पे लगा रहे हो, या तुम ऊपर से गिर रहे हो, कूद रहे हो, या खेल कूद में प्रैक्टिस करते हो, तो तुम नीचे क्या गद्दे बिछा लेते हो ना, तो उससे क्या हो, तुम्हें चोट ना लगे। तो ऐसे ही, या फिर ट्रेन में देखते होंगे, ट्रेन में क्या होता है, जो दो डब्बे आपस में जुड़े होते हैं, उनके बीच में स्प्रिंग लगे होते हैं बहुत भारी, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, जैसे ही ट्रेन रुकती है अचानक से, तो वो एकदम से पीछे की तरफ होती है, तो झटका लगने की वजह से दोनों डब्बे आपस में टकरा कर क्या हो सकते हैं? टूट भी सकते हैं और हानि हो सकती है। तो इसलिए उनके बीच में एक स्प्रिंग लगा होता है, जो क्या करता है, उसको जैसे ही झटका लगता है वो बहुत धीरे से उसको पीछे आने देता है, और तब तक क्या होता है? ट्रेन रुक ली होती है, तो कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ही हड्डियों के बीच में भी कोई नुकसान ना हो, तो क्या होता है, ये उसमें कुशन की तरह कार्य करता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ तुम्हें ये बहुत डिटेल में समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो बेटा देखिए, हमने यहाँ पे अब किसके बारे में पढ़ लिया? रक्त के बारे में पढ़ लिया, अस्थि उत्तक के बारे में पढ़ लिया, और अस्थि उत्तक में क्या होता है, हमने और दो उत्तकों के बारे में पढ़ा, जो कि स्नायु उत्तक था और क्या था? कंडरा।
ठीक है। तो वो दोनों क्या करते थे ये भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं उपास्थि के बारे में। उपास्थि एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है, जिसकी कोशिकाओं के बीच में बहुत खाली स्पेस होता है। जब बेटा खाली जगह होगी तो क्या होएगा, वो आसानी से हमें सॉफ्ट मतलब कि मुड़ सकता है तो वो भी अस्थि, लेकिन ये क्या है, इसके बीच में इतना स्पेस होता है कि ये आसानी से मुड़ सकती है। ठीक है। इसकी ठोस आधात्री किसकी बनी होती है, प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। ठीक है। और अस्थियों की किसकी बनी हुई थी, कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी हुई थी। ठीक है। और यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। और ये क्या करती है बेटा, अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। जैसे ऐसे समझ लो तुम, जैसे तुम मशीन यूज करते हो या कोई भी चीज़ यूज करते हो, साइकिल चलाते हो, तो जो चेन होती है कई बार बेटा वो क्या होती है, बहुत टाइट हो जाती है, चलने में बहुत दिक्कत आती है। तो हम उसमें क्या करते हैं, चिकनाई लगाते हैं, तेल लगाते हैं, तो जिससे क्या हुआ, आसानी से चल सके। तो ऐसे ही बेटा हड्डियों के बीच में भी चिकनाई की आवश्यकता होती है, जो क्या करती है, हमारे पैरों को आसानी से मुड़ने और खोलने में या ठीक है आगे दौड़ने वगैरह में सहायता करती है। तो उपास्थि का ये कार्य होता है। ठीक है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाक में पाई जाती है। ठीक है। नाक में, कान में, कंठ में यानी कि गले में और श्वास नली में भी उपास्थि पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है ये, नाक में, कान में, कंठ में और श्वास नली में। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं। और बेटा हम जो कान की उपास्थि होती है उसको हम मोड़ भी सकते हैं। जो सबसे अभी ऊपर वाला हिस्सा दिखाया मैंने तुम्हें, पकड़ रहा था जो उंगली से, उसको मोड़ के देखोगे तुम, तो तुम्हें वो ना तो टाइट ही लगेगी और ना तुम्हें वो सॉफ्ट ही लगेगी। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उपास्थि। परंतु हाथ की अस्थि को नहीं, हम हाथ की जो अस्थि होती है उनको नहीं मोड़ सकते, हड्डियाँ तो टूट जाएंगी, लेकिन जो उपस्थि होती है उनको हम मोड़ सकते हैं। सोचिए दोनों ऊतकों में किस प्रकार का अंतर है। अभी तुम्हें बता ही दिया मैंने कि इनकी कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, पर्याप्त खाली स्थान होता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से मुड़ सकती हैं। लेकिन अस्थियों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता और ये कठोर आधात्री में धसी होती हैं अस्थियाँ। ठीक है। जो उनको मुड़ने नहीं देती। जैसे तुम एक पॉलीथीन में तो तुम थोड़ा सा ही क्या नाम है मिट्टी भरो और दूसरे में या थोड़ा सा रेत भरो, तो देखो तुम पूरी भरी हुई आसानी से तुम हिला सकोगे या अंदर धसा सकोगे, या फिर जो आधी भरी है उसको, उसकी शेप को चेंज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, एरियोलर टिश्यू, एलियोर संयोजी ऊतक। ठीक है। तो इसमें बेटा क्या होता है, एरियोलर संयोजी ऊतक जो होता है त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है, रक्त नलिका के चारों ओर पाया जाता है, नस और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ठीक है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। ठीक है। और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता करता है। अब इसको कैसे समझोगे कि ये क्या कार्य करता है। ठीक है। एरियोलर से ही समझ सकते हो, एरियोलर यानी कि ये एक हवा जैसे होती है ना, कहीं पर भर दे। ठीक है। तो वो क्या करती है, स्पेस को भर देती है ना। या फिर तुम ऐसे समझो, जो तुम कई बार देखते होंगे कि पाइपलाइन बिछती हैं, तो गड्ढा खोद कर मिट्टी से लंबा पाइपलाइन बिछाते हैं ना, क्या उसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, क्या नहीं छोड़ते ना, क्या करते हैं उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और उसको दबा देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको मजबूती प्रदान होती है। अगर तुम ऐसे ही खुले में पाइपलाइन छोड़ दोगे तो वो क्या होंगे, उन पर पैर रखा गया कुछ भी होगा तो वो टूट सकते हैं आसानी से, या फिर कुछ चोट पड़ी तो। लेकिन जब मिट्टी उनके ऊपर डाल देंगे तो वहाँ पर तुम कितनी भी बार चोटें मारो तो वो टूटेंगे नहीं। ठीक है। तो ऐसे ही एरियोलर क्या करता है बेटा, त्वचा, मांसपेशियाँ, रक्त नलिकाओं के चारों तरफ जो खाली जगह बच जाती है उसमें क्या होता है, ये उसको भर देता है, ये वाला ऊतक, जिससे क्या होता है उनको मजबूती मिलती है और उनके भारी अंगों के भीतरी खाली जगह को भी भर देता है और उनको सहारा भी मिलता है। ठीक है। तो ये एरियोलर का काम होता है। हमारे शरीर में एक वसा कहाँ संचित होता है, जो हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। ठीक है। फैट को ही वसा बोलते हैं। तो वसा कहाँ पर संचित होता है, क्योंकि हम कई बार क्या होते हैं उचित मात्रा से अधिक खा जाते हैं, तो वो क्या होएगा, कहीं तो इकट्ठा होएगा। तो वो जो होता है बेटा हमारे शरीर में एकत्रित होने लगता है। तो वो कहाँ एकत्रित होता है, जहाँ पर वो एकत्रित या इकट्ठा होता है उस ऊतक को क्या बोलते हैं, वसामय ऊतक। ठीक है। तो वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। तो ये वसामय ऊतक है बेटा, जो ये त्वचा के नीचे जो हमारी स्किन है उसके नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। जो अंदर अंग हैं उनके बीच में ये पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। और इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं बेटा, उनके अंदर क्या होती हैं, जो वसा फैट है, फैट की एक किस्म से गोलियां बन जाती है और वो
उससे भरी हुई होती है, ठीक है, उस ऊतक की कोशिकाएं। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। और मैंने अभी बताया कि ये क्या होता है, हमारी त्वचा के नीचे होता है। तो बेटा ये क्या करता है, ऊष्मा का कुचालक भी होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, उस खाली जगह को भर देता है। और वसा क्या करती है, अपने अंदर से ऊष्मा को पास नहीं होने देती। तो कई बार क्या तुम क्या देखते होंगे कि बाहर ठंड हो रही होती है लेकिन तुम्हारा शरीर गर्म होता है। तो वो क्यों? क्योंकि जो हमारे शरीर की जो गर्माहट थी वो बाहर नहीं जाने देता। या फिर क्या होता है, बाहर गर्मी होती है और तुम्हारा शरीर अंदर से ठंडा। तो मतलब ये क्या होता है, हमारे शरीर के बाहर और अंदर से जल्दी से ऊष्मा को बाहर या भीतर जाने नहीं देता, ठीक है। तो इसका कार्य ये होता है। तो यहीं पर बेटा हमारा संयोजी ऊतक कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको बेटा बहुत अच्छे से समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना रेड कलर के बटन पर क्लिक करके, ठीक है। और वो बेल आइकन को भी दबा देना ताकि तुम्हें वो जो भी वीडियो सबसे पहले अपडेट हो तुम्हारे तक पहुंच जाए, ठीक है। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।